जरा देखो तो, इस निकम्मे को ये बेकार सा नाग का बच्चा मिला है। लगता है इसके कंदाल माता पिता इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इसे शक्ति महल के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में आने की इजाजत क्यों दी गई है? इसका ये छोटा सा नाग का पिल्ला जहर की एक बूंद भी निर्माण कर सकता है क्या? इन सब का कहना गलत नहीं था। इन सारे योद्धाओं के पास एक से बढ़कर एक तिलस्मी जानवर थे। उनके शरीर से निकलती हुई ऊर्जा कई रंगों से चमक रही थी और मेरे पास था बस एक नन्हा सा नाग जो कितना कमजोर और छोटा था, जैसे कि अभी अभी पैदा हुआ हो। हमारे इंद्रपुरी साम्राज्य में तिलस्मी जानवर ही सब कुछ तय करते हैं। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा अस्तित्व। चलो इस निकम्मे लड़के को यहाँ से बाहर फेंक देते हैं। मेरे भेड़िए, विद्युत पर हमला करो। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। वो भेड़िया जैसे ही मेरे पास पहुंचा वो रुक गया और उसने मेरे सामने अपनी गर्दन झुका दी, जैसे कि वो कुछ जानता हो जो मुझे नहीं पता था। अरे ये हो क्या रहा है? आगे जानने के लिए हमें विद्युत की कहानी शुरू से सुननी होगी। क्या सिर्फ पैसों के लिए बेवकूफ लड़का 3 सिर वाले इस खूंखार शेर से लड़ रहा है? इसका दिमाग तो ठिकाने है। इंद्रपुरी के लोगों की आंखें आज सिर्फ विद्युत के ऊपर टिकी थी, जो इस वक्त 6 फीट के 3 सिर वाले खूंखार शेर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक आग थी, वो आग जिसमें आज कोई भी जलकर राख हो जाए, और उसके कानों में लोगों के वो ताने गूंज रहे थे। चल भाग यहाँ से, ना माँ का पता है ना बाप का। अरे मैं तो कहता हूँ इसे और इसकी दादी को इंद्रपुरी से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। आज के बाद कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। और तभी वो शेर विद्युत के ऊपर झपटा। विद्युत ने अपनी पूरी जान लगा दी उसे खुद से दूर करने में, पर शेर का आकार बड़ा होने की वजह से वो शेर विद्युत पर हावी हो गया। उसके मुंह से उन योद्धाओं के खून की बदबू आ रही थी। वहीं वहां मुकाबला देख रहे आचार्य अश्वत्थामा की नजर जैसे ही विद्युत पर गई, वो अचानक अपनी जगह से खड़े हो उठे। ये तो वही राघव रघुवंशी की पत्नी का लॉकेट है जो नहीं, मैं इसे मरने नहीं दे सकता, मुझे बचाना होगा इसे। वहीं विद्युत शेर के पंजे को पकड़कर उसे पीछे कर ही रहा था कि तभी आचार्य थामा ने विद्युत की कमीज को पकड़कर उसे मैदान से घसीटते हुए बाहर निकाल लिया। और फिर मैदान में एक घोषणा हुई, 50 करोड़ जीतने की इस रेस से विद्युत बाहर होता है। जैसे ही विद्युत ये सुनता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। छोड़ो मुझे, तुम्हारी वजह से आज मैं 50 करोड़ रुपए जीतते जीतते रह गया। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरा बाप बनने की? मैंने सिर्फ तुम्हारी उम्र देखकर तुम्हें बचाया है उससे। तो डकारने देते ना उसे मुझे। वैसे भी जीकर मैंने क्या ही उखाड़ लिया आज तक। सिर्फ बेइज्जती सही है। मैंने सिर्फ एक मौका था मेरे पास 50 करोड़ जीतकर सब सही करने का, पर तुमने सब बेकार कर दिया। ये बोल विद्युत वहाँ से गुस्से में निकल गया। करोड़पति बनने गया था या खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने गया था? उनके सामने 2 साल की उम्र है तेरी और इतना बड़ा हो गया। हाँ, अभी तक तूने जिंदगी का जी भी नहीं देखा और अपने सामने बैठे बुजुर्ग से ऐसे बात करता है। दादी की आवाज में एक अजीब गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों से दबाई हुई कहानी आज बोल रही हो। विद्युत, तू जानता है इस दुनिया में कभी 7 महान योद्धा हुआ करते थे। उन्हें सुपर 7 वॉरियर्स कहा जाता था। ये 7 योद्धा इतने ताकतवर थे कि उनके नाम से ही दुश्मनों के होश उड़ जाते थे। हाँ दादी, मैंने सुना है, लेकिन वो सब तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे ना? गायब नहीं बेटा, उन्हें गायब किया गया और तेरे पिता उन 7 में से एक थे। क्या मेरे पिता सुपर 7 वॉरियर्स में से एक थे? ये कैसे हो सकता है? विद्युत को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखें फैल गईं। दादी ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। हाँ बेटा, तेरे पिता का नाम था राघव रघुवंशी। द थंडर ब्लेड के नाम से पूरी दुनिया उन्हें जानती थी। पांच मूल तत्वों पर काबू पाने वाले इस युग के पहले योद्धा, नश्वर सम्राट रैंक के महान योद्धा। लेकिन दादी, फिर वो कहाँ गए? क्यों नहीं लौटे? 20 साल पहले की बात है बेटा। उस समय सुपर 7 वॉरियर्स की धाक पूरी दुनिया में थी। 7 योद्धा, 7 अलग अलग शक्तियों के मालिक, 7 एक दूसरे से भी ज्यादा ताकतवर। उनके आगे कोई टिक नहीं सकता था। दादी की आवाज में गर्व था,
लेकिन साथ ही दर्द भी। वो आगे बोलने लगी। पहले थे तेरे पिता राघव रघुवंशी, द थंडर ब्लेड, बिजली की शक्ति के महान योद्धा। उनका वार इतना तेज था कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता था हमला कब हुआ। तेरा ये भाला तेरे पिता का दिव्य अस्त्र है, विद्युत वज्र। इस भाले से उन्होंने अनगिनत युद्ध जीते। तो इसलिए भाला सिर्फ मेरे हाथ में आता है? हाँ बेटा, दूसरे थे महान ऋतिक वेदा, द आइस गार्डियन, पानी और बर्फ की शक्ति के मालिक। आज जो तू उन्हें देखता है वो उस समय से कमजोर हो चुके हैं। उनकी असली ताकत तो बेटा वो पूरे समंदर को जमा सकते थे। क्या महान ऋतिक वेदा भी उन 7 में से थे? हाँ बेटा, तीसरे थे तेरे आचार्य थामा, द लेजेंड टाइगर, जिनसे आज तू बदतमीजी करके आया है। अग्नि शक्ति के योद्धा। तू जानता नहीं तेरे आचार्य कितने महान हैं। एक समय था जब उनकी आग से पूरे साम्राज्य राख हो जाते थे, पर उन पर एक श्राप लगा दिया गया, एक सील चढ़ा दी गई जिसने उनकी अधिकतर शक्तियां बांध दी। आचार्य पर सील? लेकिन किसने? विद्युत को झटका लगा। आचार्य थामा ने कभी ये बात नहीं बताई थी। चौथे थे देवनाथ, द अर्थ शैडो, धरती की शक्ति के योद्धा। वो जमीन से जो चाहे निकाल सकते थे। उनके हाथों में धरती के हर धातु, हर पत्थर, हर रत्न का नियंत्रण था। कहते हैं उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे पहाड़ गायब कर दिए थे। और बाकी 3? पांचवी थी महारानी वायु देवी, द विंड क्वीन, हवा की शक्ति की स्वामिनी। उनकी एक फूंक से तूफान आ जाते थे। राजकुमारी ऐश्वर्या उन्हीं की शिष्या की पोती हैं। राजकुमारी ऐश्वर्या की दादी उन 7 में से थी? हाँ बेटा, छठे थे ब्रह्मर्षि कश्यप, द स्पेस वॉरियर, आकाश तत्व के मालिक। वो अंतरिक्ष की शक्ति को मोड़ सकते थे, समय को धीमा कर सकते थे। उनके सामने कोई भी हमला बेकार था, क्योंकि वो हमले को समय में ही रोक देते थे। और सातवें? और सातवें थे सबसे रहस्यमयी योद्धा, अघोर तांत्रिक शिवांश। वो सभी 5 तत्वों को मिलाकर छठी शक्ति प्राण शक्ति का इस्तेमाल करते थे। जीवन और मृत्यु दोनों उनके हाथ में थे। कहते हैं उन्होंने ही ब्रह्म चक्र सील बनाई थी। ब्रह्म चक्र सील? वो तो मेरे पास है। तो क्या? विद्युत का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये वही तकनीक थी जो उसके पास थी। दादी आगे बोलने लगी। ये 7 योद्धा बेटा, ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये एक भाईचारा था, एक परिवार। तेरे पिता कहते थे हम 7 शरीर हैं पर एक आत्मा। जब भी कोई खतरा आता ये 7 साथ लड़ते। कभी कोई इनको हरा नहीं पाया। फिर क्या हुआ दादी? वो कहाँ गए? क्यों नहीं लौटे? 20 साल पहले एक रात तेरे पिता के पास एक संदेश आया। संदेश था कि कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इतना बड़ा खतरा कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। 7 योद्धाओं को एक गुप्त स्थान पर बुलाया गया। माँ, अगर मैं वापस नहीं आया तो विद्युत को भाला देना। उसे बताना कि उसके पिता एक कायर नहीं थे। हम जो करने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया को बचाने के लिए कर रहे हैं। मेरे बेटे को बताना उसके पिता ने धर्म के लिए अपनी जान दे दी। और फिर राघव रघुवंशी चले गए, 7 योद्धा एक साथ उस रहस्यमयी खतरे का सामना करने। तेरे पिता गए, 7 योद्धा गए। 1 हफ्ता बीता, 1 महीना बीता, 1 साल बीता। कोई खबर नहीं, कोई निशान नहीं, बस गायब जैसे धरती निकल गई उन्हें।
कुछ साल बाद 2 योद्धा वापस आए, आचार्य थामा और ऋतिक वेदा, पर वो भी ऐसे लौटे जैसे वो कोई योद्धा ना हो। राज्य ने, साम्राज्य ने, किसी ने तो कुछ किया होगा। बेटा, उन्हें ढूंढा तो गया पर कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गए, कुछ कहते हैं वो किसी दूसरी दुनिया में फंस गए, कुछ कहते हैं उन्होंने खुद को किसी बड़ी शक्ति में बदल दिया जो दुनिया की रक्षा कर रही है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।